कहानी की शुरुआत में हम इसके प्रेजेंट टाइम यानी 2020 के समय का जापान देखते हैं। टोक्यो शहर में रहने वाला 45 साल का सातो एक ग्राफिक डिजाइनर है। ये वो समय है जब जापान आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अपनी कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर होने की वजह से सातो की लाइफ में पैसे की कोई समस्या नहीं है। सातो का मानना है कि सब कुछ होने के बावजूद उसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है और आज रात टोक्यो की इन गलियों में घूमते हुए उसे महसूस हो रहा था कि वो अंदर से बिल्कुल अकेला और खोखला हो चुका है। उसकी आंखों के सामने से उसकी जिंदगी के बीते हुए पल किसी फ्लैशबैक की तरह गुजर रहे थे। उसके हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा था कि शहर की इन गलियों से उसका काफी पुराना रिश्ता रहा है। और यूं ही चलते हुए किसी तिराहे पर पहुंचकर सातो काफी इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि आज से 20 साल पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड आखिरी बार इसी जगह पर मिले थे। कहानी यहाँ पास्ट में जाती है और हमें आज से 5 साल पहले यानी 2015 का समय दिखाया जाता है। सातो की कंपनी के 30 साल पूरे होने की खुशी में एक जोरदार पार्टी चल रही थी। यहाँ सनई नाम का एक आदमी सातो को अपना विजिटिंग कार्ड देता हुआ कहता है कि मैं एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता हूँ, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करना। सातो इस आदमी से पहले भी कहीं मिल चुका था और आज सनई को इस हालत में देखकर सातो उससे कहता है कि अब तुम में कोई खास बात नहीं रही और तुम काफी ऑर्डिनरी बन चुके हो। सातो की इस बात का सनई को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से कट लेता है। जहां एक तरफ सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सातो को ये सब कुछ काफी बोरिंग लग रहा था। वो भीड़ से हटकर कहीं अकेला खड़ा हुआ था और इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। थोड़ी बहुत देर बातचीत के बाद इन दोनों के बीच हल्की फुल्की दोस्ती हो चुकी थी और फिर ये दोनों आज की रात साथ बिताने का फैसला करते हैं। इसके बाद जब ये दोनों सातो के घर पर पहुंचते हैं, वो किसी भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूटना चाहता था, लेकिन ये लड़की सातो की लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर थोड़ा मायूस होने लगी थी और मन ही मन वो खुद से कहने लगती है कि मुझे लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं मिला जो मैं पाना चाहती थी। इस लड़की की डिप्रेस्ड हालत को देखकर सातो उसके साथ बिना कुछ किए उसे सुला देता है। कुछ समय बाद सातो के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है कि उसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसकी प्रोफाइल चेक करते हुए सातो को पता चलता है कि इस लड़की की शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये सब कुछ देखते हुए सातो सिर्फ एक ही बात कहता है कि अब तुम में कोई खास बात नहीं रही और तुम भी काफी ऑर्डिनरी बन चुकी हो। यहीं फ्लैशबैक के एक सीन में हमें 2 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। सातो की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी क्योटो। वो सातो के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी सातो ने उससे शादी नहीं की। क्योटो को लगने लगा था कि इतने साल साथ रहने के बाद भी वो सातो को कभी समझ नहीं पाई। यहाँ से जाने से पहले वो सातो से आखिरी बार पूछती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। काफी पुरानी ताजमहल की एक फोटो को देखते हुए सातो किसी पुरानी यादों में खोया हुआ था, इसलिए वो क्योटो की बात पर ध्यान भी नहीं देता। जाने से पहले क्योटो उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने कई कीमती साल खराब कर दिए। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सातो उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और क्योटो यहाँ से चली जाती है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हमें यहाँ से 4 साल पहले यानी 2011 का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ सातो अपना करियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्योटो अपनी मदर को सातो से मिलवाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद सातो यहाँ पहुंचकर लेट होने के लिए उसकी मदर से माफी मांगता है। ये तीनों आज साथ में लंच करने वाले थे, लेकिन तभी एक इमरजेंसी कॉल की वजह से सातो को उसके ऑफिस वापस बुलाया जाता है। क्योटो को इस बात का काफी बुरा लगता है कि एक तो सातो वैसे ही लेट आया था और अब इतनी जल्दी उसे वापस भी जाना है, लेकिन फिर भी सातो किसी तरह उसे मना लेता है। वो क्योटो को दिलासा देते हुए कहता है कि आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन कल हम तीनों एक साथ लंच जरूर करेंगे। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता 4 साल से ज्यादा चला और सातो ने क्योटो से शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आखिरकार उसने क्योटो से शादी नहीं की। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हमें यहाँ से 3 साल पहले यानी 2008 का समय दिखाया जाता है। सातो के साथ काम करने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड फुजाका एक दिन अपने बॉस से झगड़ा कर लेता है। गुस्से में उसका बॉस फुजाका को काम से निकाल देता है। सातो उसे समझाता है कि तुम्हें बॉस से माफी मांगकर काम पर वापस लौटना चाहिए। फुजाका कहता है कि मैं वैसे भी ये जॉब छोड़ने ही वाला था, अच्छा हुआ कि उसने खुद ही मुझे निकाल दिया। सातो उससे पूछता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। फुजाका कहता है कि काफी समय से मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्लान है, तो अब आगे मैं अपने उसी सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो सातो से कहता है कि तुम्हें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर यहीं फंसे रह जाओगे।
सातो कहता है कि इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। फुजाका कहता है कि तुम एक नॉवेल राइटर बनना चाहते थे, तो क्या हुआ तुम्हारी उस नॉवेल का जिसे तुम काफी पहले से लिख रहे हो। सातो कहता है कि मैं बस कुछ ही पेज लिख पाया, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। फुजाका कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसे दोबारा लिखना शुरू करो, वरना कुछ सालों बाद तुम्हारे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो इस सीन को देखकर पता चलता है कि सातो के अंदर अपनी जॉब को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी थी। वो इस जॉब को सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी से आखिर क्या चाहिए। कहानी यहाँ फिर से एक बार पास्ट में जाती है और हमें यहाँ से 7 साल पहले यानी 2001 का समय दिखाया जाता है। अभी कुछ महीनों पहले ही सातो का एक ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से वो अक्सर डिप्रेशन में रहा करता था। इसी समय उसने एक नॉवेल लिखने की शुरुआत की थी, जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन सातो का मन बहलाने के लिए उसके दोस्त उसे किसी क्लब में लेके जाते हैं। क्लब के इस चकाचौंध से भरे हुए माहौल को उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। कुछ ही देर में जूरी नाम की एक बारटेंडर इन लोगों को ड्रिंक सर्व करने के लिए यहाँ पर आती है। ये तीनों बड़े इत्मीनान के साथ अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे कि तभी इस शहर का कोई गैंगस्टर कुछ लड़कियों के साथ यहाँ पहुंचकर अपना रौब झाड़ने लगता है। इसके कुछ देर बाद जब सातो वॉशरूम से वापस आ रहा था तो देखता है कि सीढ़ियों के पास वो गैंगस्टर जूरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि सनई था। इसीलिए जब 2015 में सनई और सातो की मुलाकात होती है तो सातो उससे कहता है कि अब तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी बन चुके हो, क्योंकि पहले के समय में सनई काफी रंगबाज टाइप का आदमी हुआ करता था। फिर लेट नाइट जब जूरी अपना काम खत्म करके क्लब से बाहर आती है तो देखती है कि सातो बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जूरी उसे देखकर समझ जाती है कि दिल टूटने की वजह से ये काफी गहरे डिप्रेशन में है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। जूरी के साथ की वजह से सातो अपना ब्रेकअप का पेन अब धीरे धीरे भुलाने लगा था। सातो के दोस्तों को भी जूरी काफी पसंद आती है और वो सभी इस बात से खुश थे कि सातो अपने पास्ट को भुला के अब जिंदगी में आगे बढ़ने लगा था। फिर एक दिन जूरी थोड़ा नशे में थी तो उसे घर छोड़ने के लिए सातो उसके साथ जाता है। अब तक ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो चुके थे, तो आज की रात साथ ही बिताने वाले थे। इसी समय जूरी के नंबर पर एक कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो सातो से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सातो पूछता है कि इतनी रात को कौन सा जरूरी काम है। जूरी थोड़ा झिझकते हुए उसे बताती है कि ये घर उसे गैंगस्टर सनई ने दिलवाया है और थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो पार्ट टाइम में एक कॉल गर्ल के तौर पर काम करती है। उसका कोई कस्टमर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है, इसलिए सातो को अभी जाना होगा। सातो उसके घर के नीचे बैठकर अपनी डायरी में रखे ताजमहल के उस फोटो को देखने लगता है। इधर जूरी अपना काम खत्म करने के बाद बालकनी में आकर देखती है कि सातो अभी भी उसके घर के नीचे ही बैठा था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जूरी को लगा था कि उसका सच जानने के बाद सातो उससे अब कभी नहीं मिलना चाहेगा। वो जल्दी से नीचे आकर सातो को गले लगा लेती है और आज की रात ये दोनों साथ ही बिताते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच सब कुछ काफी अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस ने गैंगस्टर सनई को प्रोस्टिट्यूशन करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जूरी के बारे में भी पता चल चुका था, लेकिन वो इस शहर को छोड़कर रातों रात ही कहीं गायब हो गई। सातो उससे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जूरी का नंबर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। जूरी का सातो की लाइफ से यूं अचानक से चले जाना उसको किसी पुरानी घटना की याद दिलाता है, जिस वजह से वो अब पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हमें यहाँ से 6 साल पहले यानी 1995 का समय दिखाया जाता है। सातो इस समय 20 साल का था और अपना कॉलेज खत्म करने के बाद वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। इस समय तक सातो की लाइफ में ना तो कोई लड़की थी और ना ही कोई एडवेंचर। फिर एक दिन वो किसी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जहां दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते लेटर्स भेजकर एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन दोनों में कोई एक बात कॉमन होनी चाहिए थी। कुछ ही दिनों में सातो को एक लड़की का लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि उसे भी वो सिंगर बहुत पसंद है, जो सातो को भी काफी ज्यादा पसंद था, और यही एक कॉमन बात इन दोनों की दोस्ती की वजह बनती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक लेटर्स भेजकर इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। सातो की लाइफ में ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो उस लड़की के लेटर्स काफी संभाल के रखता था। इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए ये मिलने का फैसला करते हैं। पहली बार जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो सातो उसे देखकर थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये लड़की सातो की इमेजिनेशन से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत निकली। इस लड़की का नाम है काओरी और सातो के मुकाबले इसकी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है। सातो उसे बताता है कि उसकी लाइफ काफी बोरिंग रही है
और अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे याद करके वो खुश हो सके। सातो को इस पहली मुलाकात में ही काओरी से प्यार हो चुका था, लेकिन उसे लगता है कि बोरिंग होने की वजह से शायद काओरी को वो पसंद नहीं आया। इसके बाद कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। फिर एक दिन अचानक ही सातो के पास काओरी का कॉल आता है। वो कहती है कि उसने एक कार आज के लिए रेंट पर ले रखी है और वो सातो के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। सातो के लिए तो ये पल किसी जैकपॉट लगने जैसा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर देता है। ये दोनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। सातो के लिए ये उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे और उसे काओरी के साथ समय बिताना काफी अच्छा लग रहा था। सातो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो काफी हद तक काओरी से इन्फ्लुएंस होने लगा है। यहाँ तक कि उसकी पसंद नापसंद भी अब काओरी जैसी ही होती जा रही थी। कुछ महीनों तक ये दोनों ऐसे ही घूम फिर कर काफी इंजॉय करते हैं। फिर एक दिन काओरी उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग काफी ऑर्डिनरी यानी कि साधारण है, इसलिए वो सातो को अपने साथ ले जाकर उसे कुछ नए कपड़े दिलवाती है। इन दोनों के बीच सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और इसी बीच सातो अपनी पुरानी जॉब छोड़कर ग्राफिक डिजाइनिंग की एक नई जॉब ज्वाइन करता है। साल भर बीत जाने के बाद भी ये दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हुए थे, तो काओरी उसे एक दिन ऐसा करने के लिए कन्विंस करती है। फिर अगले दिन ये दोनों एक साथ शहर के उस एरिया में जाते हैं जहाँ काफी सारे लव होटल्स बने हुए थे। 90s के दौर में लव होटल्स जापान में काफी फेमस हुआ करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां अनमैरिड कपल्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ खास तरह के कमरे कुछ घंटों के लिए रेंट पर मिला करते थे। काओरी के हिसाब से उसने अपनी लाइफ में काफी सारे एडवेंचर किए थे, लेकिन आज तक वो कभी भी लव होटल नहीं गई थी, इसलिए वो सातो के साथ अपनी इस इच्छा को भी पूरा करना चाहती है। सातो के लिए तो काओरी की पसंद ही उसकी पसंद है, इसलिए सातो वो हर काम करना चाहता है जो काओरी को पसंद हो। इसके बाद ये दोनों लव होटल के किसी कमरे में पहुंचते हैं। इसके अंदर का नजारा देखकर ये दोनों काफी खुश थे। फिर थोड़ी बहुत देर की झिझक के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार इंटीमेट होते हैं। सातो के लिए तो ये सारे पल कुछ ऐसे थे कि मानो वो जागते हुए कोई सपना देख रहा हो। कुछ सालों तक इन दोनों के बीच इसी तरह सब कुछ काफी अच्छा चलता है। आगे भी ये दोनों कई बार इन लव होटल्स में आकर रुकते हैं। एक दिन काओरी उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी ढेर सारे शब्दों से भरी हुई है, इसलिए तुम समय निकाल कर एक नॉवेल लिखना शुरू करो। सातो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया को बताने जैसा कुछ भी नहीं है। काओरी कहती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम भी दूसरों की तरह ऑर्डिनरी ही रह जाओगे। इन दोनों के रिलेशनशिप को अब 5 साल पूरे हो चुके थे, तो सातो उसे एक दिन अपने घर वालों से मिलवाने को कहता है। काओरी इसके पीछे की वजह पूछती है। सातो कहता है कि हम काफी लंबे समय से एक साथ हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जान भी चुके हैं, इसलिए अब सातो काओरी से शादी करके उसके साथ ही रहना चाहता है। काओरी कहती है कि प्यार करने के बाद शादी करना, फिर बच्चे करना और फैमिली बनाना, ये सब कुछ काफी ऑर्डिनरी यानी साधारण बातें हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। सातो काओरी से कुछ इस कदर इन्फ्लुएंस हो चुका था कि वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के चुपचाप उसकी इस बात को भी मान लेता है। इसके बाद जब ये दोनों पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो एक तिराहे पर पहुंचकर काओरी उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए वो सातो के साथ आगे न जाकर किसी दूसरी तरफ जाएगी। ये दोनों यहाँ से अलग अलग रास्तों पर जाने लगते हैं और यही वो मोमेंट था जब काओरी और सातो आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे। काओरी ने अचानक से ही सातो के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। काओरी ने एक बार सातो को बताया था कि वो इंडिया जाकर ताजमहल देखना चाहती है। इनके ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद सातो को काओरी का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिलता है। काओरी ने उसके लिए ताजमहल का एक फोटो क्लिक करके भेजा था और बाद में इस फोटो को सातो ने पूरी जिंदगी अपने साथ ही रखा। तो इस तरह सातो का पहला लव अफेयर पूरे 5 साल चलने के बाद एक दिन अचानक से ही खत्म हो गया। इसके बाद कहानी यहाँ से 20 साल आगे यानी कि 2020 में आती है। हर दिन की तरह अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद सातो अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में सातो को उसका एक बहुत पुराना दोस्त बड़ी ही खराब हालत में मिलता है। ये आदमी सातो को तब से जानता है जब वो 20 साल का हुआ करता था। ये दोनों इन रास्तों पर घूमते फिरते हुए थोड़ी बहुत शराब भी पीते हैं और नशे में आते ही ये आदमी अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगता है। ये सातो को याद दिलाता है कि कभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आई तुम पूरी तरह से बदल गए। ये सब कुछ बोलते हुए वो काफी गुस्से में था, इसलिए जल्दी से सातो को यहाँ से जाने को कहता है और लास्ट में वो ये भी कहता है कि दोबारा मुझसे कभी मत मिलना। सातो की इस आदमी के साथ एक छोटी सी मुलाकात ने उसे वो सब सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे वो काफी पहले ही भुला चुका था। आज काफी लंबे अरसे बाद सातो को वो पुराने दिन और अपने पुराने दोस्त याद आने लगे।
वो टैक्सी को एक जगह रास्ते में रुकवाकर उन गलियों की तरफ जाने लगता है जहां वो पिछले कई सालों से नहीं गया। टोक्यो शहर के इस हिस्से में उसने काओरी के साथ काफी समय बिताया था और इसीलिए उसे 20 साल पुरानी काफी सारी बातें याद आने लगती हैं। सातो जब उस तिराहे पर पहुंचता है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिला था, तो हमें समझ आता है कि यही वो सीन है जहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। काओरी के जाने के बाद भी सातो के काफी सारे अफेयर्स रहे, लेकिन वो कभी भी काओरी को पूरी तरह से भुला नहीं पाया। सातो काओरी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था कि उसके जाने के बाद भी सातो की पूरी जिंदगी काओरी की यादों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उसे आज इस बात का बहुत पछतावा है कि काओरी से ब्रेकअप के बाद उसने अपनी लाइफ में कभी किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, और यही वजह है कि सातो आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। वो दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां उसकी और काओरी की पहली मुलाकात हुई थी, और लास्ट में वो काओरी को याद करते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम में कभी कुछ भी स्पेशल नहीं था और तुम भी दूसरों की तरह बिल्कुल ऑर्डिनरी हो। देर से ही सही, लेकिन सातो को आज सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका था, और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। तो अब थोड़ा इस फिल्म की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस फिल्म का कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले इसे समझने में थोड़ा मुश्किल बनाता है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी रिवर्स गियर में चलती है, जो 2020 से शुरू होकर 1995 तक जाती है। ये सातो नाम के एक ऐसे आदमी की 25 सालों की कहानी है जो अपने 20s में बोरिंग और लोनली हुआ करता था। फिर एक दिन सातो की लाइफ में काओरी नाम की एक लड़की आती है जिसको कोई भी ऑर्डिनरी काम करना पसंद नहीं था। सातो ने अपनी लाइफ में काओरी और उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, और यही वजह थी कि वो भी अपनी लाइफ में अब ऑर्डिनरी चीजें नहीं करना चाहता था। लेकिन गुजरते हुए समय के साथ काओरी को ये बात समझ आ जाती है कि जिंदगी का असली मजा छोटी छोटी ऑर्डिनरी चीजों में ही है, और इसीलिए वो शादी और बच्चे करके एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सातो काओरी से इन्फ्लुएंस होने की वजह से आज भी उसी मेंटेलिटी के साथ ही जी रहा था, और फाइनली फिल्म की एंडिंग में सातो को रियलाइज होता है कि समय के साथ वो बड़ा तो हो गया, लेकिन जिंदगी को देखने का नजरिया उसका आज भी 20-22 साल के लड़कों जैसा ही है। और इसीलिए इस फिल्म का नाम है वी कुड नॉट बिकम एडल्ट, यानी कि समय के साथ सातो की उम्र तो बढ़ती रही लेकिन असल में वो बड़ा नहीं हुआ। और लास्ट में देखा जाए तो इस फिल्म से हम दो अच्छी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लाइफ में कभी भी किसी भी इंसान से इतना भी इन्फ्लुएंस मत हो कि खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी ही ना बचे। और दूसरी अच्छी बात हम इस फिल्म से सीख सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद जितना जल्दी हो सके अपने पास्ट को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, वरना इस फिल्म के लीड सातो की तरह पुरानी यादों के लूप में ही फंसे रह जाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर हाल फिलहाल में किसी यार दोस्त का ब्रेकअप हुआ हो तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।